में बात करते हैं हम युग्मक जनन के बारे में, जिस प्रक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस किसमें? मानव में गैमीटोजेनेसिस, यानी कि मानव में युग्मक जनन के बारे में बात करने वाले हैं। मानव में जो युग्मक जनन जनन होता है वो दो जाति में होता है। कौन कौन से? एक नर जाति में और दूसरा मादा जाति में। जब नर जाति में युग्मक जनन होता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नर युग्मक जनन, और इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमीटोजेनेसिस। और यही प्रक्रिया जब मादा में यानी कि स्त्री में होती है तो उसको बोलते हैं मादा युग्मक जनन, और इंग्लिश में कहते हैं फीमेल गैमीटोजेनेसिस। जिसमें हम पढ़ेंगे नर युग्मक जनन के बारे में। नर युग्मक जनन में जो प्रक्रिया होती है, जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम शुक्रजनक। इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को, जो नर में युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं शुक्रजनन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो हमारी नर युग्मक जनन में शुक्रजनन जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया दो भागों में पूर्ण होती है। कितने भागों में पूर्ण होती है? दो भागों में पूर्ण होती है। जिसमें पहला भाग होता है शुक्राणु पूर्व कोशिका, शुक्राणु पूर्व कोशिका, और दूसरा भाग होता है शुक्राणु जनन। कौन सा होता है? एक पहला भाग होता है शुक्राणु पूर्व कोशिका और दूसरा होता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु पूर्व कोशिका का अर्थ है कि जो कोशिका शुक्राणु बनती है, जो कोशिका आगे चल के शुक्राणु बनेगी, वो कोशिका कैसे प्रिपरेशन करती है, कहाँ से आती है, कैसे बनती है, कौन कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है, कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, कितना संघर्ष करना होता है उस कोशिका को एक शुक्राणु बनने के लिए, उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम शुक्राणु पूर्व कोशिका। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं। इसको बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवीजन करा रहा हूं। यह है हमारा वृषण। वृषण के अंदर ही, जो नर वृषण है, उसी के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और वृषण में हमारे एक वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां होती हैं। इसमें मैंने कुछ कम पालियां बनाई हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 पालियां बनाई हैं। एक वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां होती हैं, और प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। 1 2 3 1 2 1 1 1 2, इसी प्रकार से प्रत्येक पाली के अंदर कितनी शुक्र नलिकाएं होंगी? या तो 1 होगी, या फिर 2 होगी, या फिर 3 होगी। इन्हीं शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इन्हीं शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर ही हमारे किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। जो हमारी शुक्र जन नलिका है, मैं वृषण और शुक्र जनन नलिकाओं के बारे में मैं मानव जनन पार्ट 2 में पूरा बता चुका हूं डिटेल में। आप उस लेक्चर को देखिएगा, और उस लेक्चर की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये होती है हमारी शुक्रजनक नलिकाएं। जब इन शुक्रजनक नलिकाओं को हम बाहर निकाल कर देखते हैं डिटेल में, तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देती है। इन्हीं के अंदर होता हमारे, इस स्पेस के अंदर होता हमारे शुक्राणु का निर्माण। अब कौन कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं। हम पढ़ेंगे पहला भाग, शुक्राणु जो जनन होता है वो कितने भाग में होता है? 2 भाग में होता है। पहला होता है शुक्राणु पूर्व कोशिका। सबसे पहले हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, जब कोई नर 12 से 14 वर्ष के बीच में होता है, 12 से 14 वर्ष के बीच में जब नर का यौवन आरंभ होता है, यौवन आरंभ होता है, तो उसका जो दिमाग है, हमारे दिमाग का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हमारे दिमाग का कौन सा भाग होता है? हाइपोथैलेमस भाग होता है, जिससे एक हार्मोन का स्रावण होता है, एक हार्मोन निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? GnRH। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं? जब कोई नर 12 से 14 वर्ष का होता है और उसका यौवन आरंभ होता है, तो उसके दिमाग के हाइपोथैलेमस भाग से एक हार्मोन निकलता है, जिसको कहते हैं हम GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जाके कहता है पीयूष ग्रंथि से, चलिए बहन जी अब काम करने का समय आ गया है और काम पर लग जाइए। किसको कहता है? पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को कहता है। और पीयूष ग्रंथि इस GnRH हार्मोन के कहने पर 2 हार्मोन्स निकालती है।
एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटी जाइनिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटी जाइनिंग हार्मोन। FSH की क्या है? पुटिका प्रेरक हार्मोन। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। अच्छा, अब हमारी पीयूष ग्रंथि ने ये दो हार्मोन्स निकाल दिए। कौन कौन से? एक है LH, दूसरा FSH। अब क्या होगा? जो LH हार्मोन है, LH हार्मोन, LH हार्मोन दौड़ा दौड़ा जाएगा किसके पास? हमारी लेडिक कोशिकाओं के पास। और लेडिक कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? हमारी दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कोशिका पाई जाती हैं, लेडिक कोशिकाएं। ये मैंने नीले कलर से दिखा रखी हैं। ये सभी क्या है? दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कौन सी कोशिका है? लेडिक कोशिका है। जैसे ही LH हार्मोन इनके पास आएगा और इनको कहेगा चलो अब भाई काम पर लग जाओ, ये काम पर लगेंगी और एक हार्मोन निकालेंगे जिसको कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन को हम नरजर्म हार्मोन भी कहते हैं। इसको नरजर्म हार्मोन क्यों कहते हैं? कि अगर यह हार्मोन स्रावित ना हो, इस हार्मोन का स्रावण ना हो, तो एक नर कभी भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि एक नर कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नहीं निकलेगा तो उसके अंदर शुक्राणु जनन कैसे होगा? और जब शुक्राणु ही नहीं बनेंगे तो वो संतान उत्पन्न कैसे कर पाएगा? इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? नरजर्म हार्मोन कहते हैं। ये कौन सी कोशिका स्रावित करती हैं? लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जिसको हम नरजर्म हार्मोन कहते हैं। अब अब बारी आती है FSH हार्मोन की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन ये हमारी शुक्रजनक नलिका है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, ये वाली। इन कोशिकाओं के पास आता है और इन कोशिकाओं को कहता है कि भाई तुम भी काम पर लगिए। और ये निकालती हैं ABP। क्या निकालती हैं? ABP नाम की प्रोटीन निकालती हैं, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहते हैं इसको? ABP न्यूज नहीं, ABP को कहते हैं फुल फॉर्म ABP की एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ है? ये प्रोटीन है शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है हमारा, वो एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है। कई प्रकार के एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। एस्ट्रोजन अलग होता है, एंड्रोजन है ये। क्या? एंड्रोजन। अब जो ABP प्रोटीन है ये शुक्रजनक नलिका के अंदर है। अच्छा, FSH आया सर्टोली कोशिकाओं के पास, सर्टोली कोशिकाओं से कहा कि तुम काम पर लगो और क्या बनाओ? ABP बनाओ। इन्होंने जैसे ही ABP बनाई, अब यहाँ पर इन्होंने बना रखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आराम से बना रखा है। ABP हमारी जो है वो शुक्रजनक नलिका से बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी? शुक्रजनक नलिका से बाहर जाएगी और बाहर जाने के बाद जुड़ जाएगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब बांधना। जुड़ जाएगी किसके साथ? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के साथ जुड़ जाएगी। जैसे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ जुड़ेगी, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अपने साथ अंदर ले आएगी। किसके अंदर? शुक्रजनक नलिका के अंदर। किसके अंदर ले आएगी? शुक्रजनक नलिका के अंदर। अब यहां पर टेस्टोस्टेरोन आ गया, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन जैसे ही आएगा, यहां से कोशिकाएं धीरे धीरे इसके अंदर जाती रहेंगी। एक ये कोशिका आ गई, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका, इस तरीके से यहां से इनको कहते हैं हम नरजर्म कोशिका। ये लिखा हुआ नरजर्म कोशिकाएं। नरजर्म कोशिकाओं में से धीरे धीरे कोशिकाएं कहां जाती जाएंगी? शुक्रजनक नलिका के अंदर जाती जाएंगी, जो आगे चलकर क्या बनेंगी? यही आगे चलकर शुक्राणु बनेंगी। अब कोशिकाएं इसके अंदर आ गई, शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या आ गई? कोशिकाएं आ गई। अब जैसे ही इसके अंदर आती हैं, अब स्टार्ट होता है हमारा शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण स्टार्ट होता है। हुआ क्या? अब मैं फिर से रिवीजन करता हूं। जैसे ही एक नर ने 12 से 14 वर्ष की एज गेन की, उसका यौवन आरंभ हुआ। यौवन आरंभ होती उसके दिमाग के
उसके दिमाग के हाइपोथैलेमस भाग से एक हार्मोन स्रावित होगा जिसको कहते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि किसको प्रेरित करेगा? जीएनआरएच हार्मोन प्रेरित करेगा पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन निकालेगी, एक निकालेगी एलएच, दूसरा निकालेगी एफएसएच। एलएच की फुल फॉर्म है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, एफएसएच की फुल फॉर्म है पटका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच जाएगा हमारी किसके पास? लेडिक कोशिकाओं के पास। लेडिक कोशिकाओं को प्रेरित करेगा क्या करने के लिए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए। और एफएसएच आएगा सर्टोली कोशिकाओं के पास। ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये कोशिकाओं को प्रेरित करेगा किसके लिए? एबीपीएन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालने के लिए। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्रजनक नलिका से बाहर जाएगी, बाहर जाकर अपने अपने साथ टेस्टोस्टेरोन को बांधेगी और अंदर ले आएगी। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्रजनक नलिका के अंदर आएगा तो प्रारंभ होगा इसमें क्या? शुक्रजनन। शुक्र जनन प्रारंभ हो जाएगा नर के अंदर। अच्छा, अब देखो क्या है, ये दोनों जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा, ये दोनों जनन प्रक्रिया को विभाजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो में नरजन्म कोशिका आती है उसको विभाजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन से हार्मोन? एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, एबीपी दोनों पहुंच गए शुक्रजनन नलिका के अंदर। उसको प्रेरित करेंगे नरजन्म कोशिका को क्या करने के लिए? अंदर आने के लिए। अब नरजन्म कोशिका को हम नाम देंगे, ये कोशिका यहाँ पे आ गई द्विगुणित कोशिका, इसको नाम देंगे प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। इसका क्या नाम है? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। जनक नहीं, जनन कोशिका। अब ये क्या करेगी? अब ये करेगी विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में थे उतने ही गुणसूत्र कहां आ जाते हैं? पुत्री कोशिका में आ जाते हैं। यह आकार में थोड़ी सी छोटी होंगी। इस अवस्था को बोलते हैं, ये जो अवस्था है इसको बोलते हैं हम गुणन अवस्था। अच्छा, गुणन अवस्था क्यों बोलते हैं? गुणन अवस्था में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कोशिका थी, अब कोशिका हो गई दो, इसीलिए गुणा हुआ। क्या बोलते हैं हम इसको? गुणन अवस्था। अब ये करेंगी वृद्धि। अब ये हो गई बड़ी बड़ी। अभी ये जो अवस्था है, ये जो कोशिकाएं बड़ी बड़ी हुई है, इस अवस्था को बोलते हैं हम वृद्धि अवस्था। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? वृद्धि अवस्था। और जो वृद्धि करने के बाद कोशिकाएं आई हैं, उन कोशिकाओं को बोलते हैं हम प्राथमिक शुक्र जनक कोशिका। क्या बोलते हैं? ये सारा कार्य शुक्र जनक नलिका के अंदर हो रहा है। प्राथमिक शुक्र जनक कोशिका, ये ऊपर वाली थी जनन और ये है जनक कोशिका। अब ये तैयार हैं अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए। एक बात याद रखना, जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो कोशिकाएं बनती हैं दो, और जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कोशिकाएं बनती हैं चार। और समसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ, कोशिकाएं बनी दो, इन्होंने वृद्धि कर ली, गुणन अवस्था कंप्लीट हुई, वृद्धि अवस्था कंप्लीट हुई। अब फिर से इनकी गुणन अवस्था चालू होगी। अब मैं इस कोशिका को साइड में कर देता हूं, इस कोशिका से पढ़ेंगे। कोशिका ये भी करेगी वृद्धि, आगे गुणन करेगी, वृद्धि भी करेगी, लेकिन मैं इससे बताता हूं। इसने किया अर्धसूत्री विभाजन, एक फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो चरणों में कंप्लीट होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। हमें कोशिका प्राप्त हुई ये, हमें कौन सी कोशिका प्राप्त हुई? हमें प्राप्त हुई ये। और इस कोशिका को नाम देते हैं हम द्वितीयक, द्वितीय या फिर द्वितीयक शुक्र जनक कोशिका। इसको क्या नाम देते हैं? द्वितीय शुक्र जनक कोशिका। अब फिर इसमें और इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, इसमें स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब स्टार्ट हो गया अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब फिर हमें दो कोशिकाएं मिलेंगी, यहां से भी दो कोशिकाएं मिली, यहां से भी दो कोशिकाएं मिली, ऐसी कोशिकाएं मिलती चलेंगी। अब ये जो कोशिका बन के आई है लास्ट में, ये दोनों कोशिकाएं, इन कोशिका को नाम देंगे हम शुक्राणु पूर्व कोशिका।
अब इस कोशिका से निर्माण होगा हमारे शुक्राणु का। अब समझो हुआ क्या। जैसे ही नरजन्म कोशिकाएं शुक्र जनक नलिका के अंदर आई तो उस कोशिका को कहते हैं हम प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, दो कोशिका को निर्माण करेगी। इस अवस्था को बोलेंगे हम गुणन अवस्था। आगे ये वृद्धि करके बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जिस अवस्था को बोलेंगे हम वृद्धि अवस्था। और जो वृद्धि करके कोशिका बनी है उसको कहेंगे हम प्राथमिक शुक्र जनक कोशिका। अब शुक्र जनक कोशिका करेगी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है कोशिका बनती है 4 और समसूत्री विभाजन होता है कोशिका बनती है 2। अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो कोशिका बनेंगी कितनी, 2। जिस कोशिका को हम नाम देंगे शुक्र द्वितीय शुक्र जनक कोशिका। कौन सी कोशिका, द्वितीय शुक्र जनक कोशिका नाम देंगे। उसके बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होगा, जिस कोशिका को हम नाम देंगे शुक्राणु पूर्व कोशिका। क्या नाम देंगे, शुक्राणु पूर्व कोशिका। अब हमारे पास आ गई शुक्राणु पूर्व कोशिका। अब शुक्राणु पूर्व कोशिका से निर्माण होता है शुक्राणु का। अब हम बात करते हैं शुक्राणु जनन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, शुक्राणु जनन के बारे में। शुक्राणु जनन जो होगा वो खास कोई ऐसी प्रोसेसिंग नहीं है। क्या होगा कि शुक्राणु पूर्व कोशिका के अंदर ही, यहां पे समझो, जब शुक्राणु जनन प्रारंभ होता है तो शुक्राणु पूर्व कोशिका में ही कुछ आकारकीय और संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। उसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। जैसे सपोज करो हमें कोशिका प्राप्त हुई, ये एन कोशिका ये प्राप्त हुई, इसमें थोड़ी सी पूंछ बन जाएगी, आगे तरफ थोड़ा सा ये पैना हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। इस तरीके से आकार के परिवर्तन आएंगे और जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। और फाइनली जो हमारा शुक्राणु बन के तैयार होगा वो ये शुक्राणु बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा शुक्राणु फाइनली हमारा ये शुक्राणु बन के तैयार हो जाएगा। अब इस शुक्राणु को हम बनाते कैसे हैं वो सीखते हैं। ध्यान देना है। ये है इसका सिर। शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। ये क्या है, इसका सिर है, हेड है, सिर। ये हो गया पहला भाग। अब समझो कि सिर में पाया क्या क्या जाता है इसके में। इसके सिर में बिल्कुल टॉप पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं हम एक्रोजोम एंजाइम। जिनको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम एंजाइम। ये एक्रोजोम एंजाइम करते क्या है, ये एक्रोजोम एंजाइम करते क्या है, जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो ये जैसे ही अंडाणु की भित्ति से टकराते हैं तो उसे पाचन करते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ताकि शुक्राणु इसके अंदर थोड़ा सा प्रवेश कर सके। तो ये कार्य करते हैं एक्रोजोम एंजाइम। इसके अंदर पाया जाता है अगुणित केंद्रक। क्या पाया जाता है, अगुणित केंद्रक। ये 2 आइटम पाए जाते हैं किसके अंदर, हमारे सिर के अंदर। फिर इसका दूसरा भाग स्टार्ट होता है, ये होता है इसका ग्रीवा। इसकी गर्दन होती है, दूसरा भाग हुआ। इसकी गर्दन में पाए जाते हैं समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र, और दूसरा होता है दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र, ये पाए जाते हैं इसकी ग्रीवा भाग में। अब स्टार्ट होता है इसका, ये पूरा है यहां से और यहां तक मध्य भाग। क्या है, मध्य भाग। इसके मध्य भाग में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका। ये क्या है हमारा, ये हमारा मध्य भाग। मध्य भाग में पाई जाती है बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अब हमारे दूरस्थ तारक केंद्र से एक तंतु निकलता है, जो कि तंतु
पुच्छ भाग से पीछे तक जाता है। पहला भाग हो गया सिर, दूसरा भाग हो गया ग्रीवा, तीसरा भाग हो गया मध्य भाग, और इसका चौथा जो भाग होता है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं पुच्छ भाग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुच्छ भाग। इसके पुच्छ भाग को इसको बोलते हैं मध्य खंड, जो बीच वाला है मध्य खंड, और जहां पर ये थोड़ी तंतु निकला हुआ है, ये तंतु निकला हुआ है, इस तंतु को बोलते हैं हम अंत्य खंड। ये है हमारे शुक्राणु का चित्र। इसके चार भाग होते हैं, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पुच्छ भाग। इसके सिर में एक्रोसोम एंजाइम पाए जाते हैं और अगुणित केंद्रक पाया जाता है। एक्रोसोम एंजाइम किसको पचाते हैं? किसको किसको पचाते हैं? ये हमारा जो अंडाणु होता है उसकी भित्ति को पचाने का कार्य करते हैं, डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। इसके अंदर अगुणित केंद्रक पाया जाता है। अब बात करें ग्रीवा की, तो ग्रीवा के अंदर एक समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र पाया जाता है। अगर बात करें मध्य भाग की, तो मध्य भाग में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिकाएं पाई जाती हैं, जो किसे शक्ति प्रदान करती है तैरने के लिए। और तीसरा भाग होता है पुच्छ भाग, जिसमें मध्य खंड और अंत्य खंड पाया जाता है। और दूरस्थ तारक केंद्र से एक तंतु निकलता है इस तरीके से, जो कि पुच्छ भाग से पीछे तक जाता है। ये हो गया हमारा शुक्राणु, और इसको कहते हैं हम नर युग्मक जनन, यानी कि शुक्र जनन। अब कंप्लीट किया हमने शुक्र जनन, और आगे पढ़ेंगे हम अंड जनन के बारे में। थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। ये देखो शुक्राणु जनन। अच्छा, ग्रीवा, दो तारक केंद्र होते हैं, सिर के समीप होते हैं, समीपस्थ तथा दूरस्थ तारक केंद्र। तंतु जो पुच्छ से होकर कुछ बाहर जाता है। सिर में एक्रोसोम एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको हम पाचनी एंजाइम कहते हैं। ये अंडाणु की भित्ति को पचाने का कार्य करते हैं। मध्य भाग में बहुत अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, जो कि शुक्राणु को तैरने के लिए शक्ति प्रदान करती है।